ठीक है बच्चों, तो पहला अपने जो द्वितीय अभिक्रिया थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रह सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना, तो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। और ये क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका ऑप्शन आएगा बच्चों बी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी। ठीक है, और आपने पढ़ा MVR इज इक्वल टू NH/2π, या यूं बोलिए कि MVR जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दो आवेशों के बीच में बल का मान 200 न्यूटन है। मान लीजिए दो आवेश है, उनके बीच में बल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², और ये कितना दे रखा है अपन को, 200 न्यूटन। ठीक, यदि दूरी का मान को दुगुना कर दिया जाए तो नया बल क्या आ जाएगा, K Q1 Q2, ये 2R का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है ना, 2R का होल स्क्वायर मतलब K Q1 Q2 अपॉन 4R²। ठीक है, तो F डैश बाई F कर दीजिए, बाकी सब कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4, या F डैश इज इक्वल टू F/4। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, F/4। तो F कितना है हमारे पास, 200/4, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिंपल कूलम्ब्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न परिपथ में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया है। और बैलेंस की कंडीशन क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और S हो गया। तो P/Q का मतलब क्या हो गया, 2/4 3/R। तो R बराबर क्या हो गया बेटा, 4 × 12 यानी कि 6 ओम। यूं भी देख लो आप, 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, बहुत इजी सा, सबसे जेनरिक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिस्टर में धारा लाभ अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन है, ये होता है बच्चों। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो तो डेल्टा IE बराबर डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC होता है। डेल्टा IC से इसको डिवाइड कर दो, तो डेल्टा I बराबर डेल्टा IC इज इक्वल टू डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC प्लस 1। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, IC अपॉन IE जो है 1 अल्फा हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, 1/बीटा प्लस 1। तो 1/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा माइनस 1। तो 1/बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों आपका आ जाएगा। वैसे तो याद ही होगा आपको, डायरेक्ट याद होगा, थ्योरी में थ्योरी है, अल्फा बीटा का जो रिलेशन है वो थ्योरी है आपका। धारा परिवर्तन गुणांक भी इसको बोलते हैं अपन, या धारा लाभ भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, R त्रिज्या व M द्रव्यमान के एक समरूप वर्ताकार डिस्क, उसके किनारे से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। ये कोई डिस्क है, इस अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्वाघूर्ण निकालना है, और ये तल के लंबवत है। ठीक है, ये बीच की दूरी क्या हो जाएगी इसकी, R। ठीक है बच्चों, ये खुद की इसकी Z अक्ष है, ये T अक्ष है। समांतर अक्षों की परिमेय लगा दीजिए, IT इज इक्वल टू IZ प्लस द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। और IZ क्या होता है इसमें, MR²/2 प्लस MR², जो हो जाएगा आपका 3/2 MR²। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे बहुत सवाल मैंने आपको कराए, बहुत कठिन कठिन भी कराए आपको, तो ये तो लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, कोई भी एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो टफ हो बच्चों। ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स के या मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ये आपके हिसाब से भी जो है बिल्कुल जेनरिक क्वेश्चन है। A closed organ pipe and open organ pipe are tuned in the same fundamental frequency। ठीक है, तो जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, जो एनक्लोज बोल देता हूं इसको मैं, एनक्लोज क्या होती है, V/4LC बोल दो इसको। एन ओपन क्या होती है, V/2L ओपन, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब V/4LC इज इक्वल टू V/2LO। ठीक है, V से V कट गया, 2 से 2 बार कट गया,
तो 1/2 LC/LO, यानी कि क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के जो अनुपात आएगा लंबाइयों का वो क्या आ जाएगा 1:2, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसको न्यूमेरिकल क्या कहोगे आप, इसको दोनों को बराबर कर दो तो उनके फंडामेंटल टोन, उसको फंडामेंटल टोन या प्रथम सनादि स्वर जिसको अपन बोलते हैं। द कंडीशन फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ इन बाम्बर सीरीज। बच्चों ये देखो लाइमन, बाम्बर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, तो बाम्बर में क्या हो जाएगा दूसरी कक्षा में n = 2 में n = 3 से जो आएगा वो क्या कहलाएगी आपकी बाम्बर सीरीज। तो 3 और 2 जो इसका आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, जब उच्च तृतीय ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है तो ये क्या कहलाती है हमारी बाम्बर सीरीज कहलाती है। ठीक है, ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसी पर बेस्ड है। कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है, देखो दक्षता क्या होती है बच्चों, ईटा = T1 - T2 / T1 × 100% या 1 - T2/T1। ठीक है ना, यहां से अपन देखें कि जो दक्षता है वो तापांतर के अनुक्रमानुपाती है T1 - T2। तो अगर मान लीजिए अपन स्रोत का ताप बढ़ा देंगे, स्रोत का ताप बढ़ा देंगे, अच्छा बढ़ाने की बात नहीं करते, सिंपल बोलो किस पर निर्भर करती है, स्रोत व सिंक के ताप पर, कुछ भी नहीं करना, स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती, इंजन की डिजाइन पर निर्भर नहीं करती, फालतू की बातें है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। 9 अग्र 22 में, ये अग्र 22 का मतलब क्या बताया था मैंने, जब इसको P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ते हैं। आपको पता है P में होल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अवक्षय परत क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो वोल्टता वृद्धि के साथ में अवक्षय परत का मान घटता है, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वोल्टेज, जबकि पक्ष 22 में बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो सोलर सिस्टम जो है वो किस पर बेस्ड है बच्चों, हमारा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन वाला जो परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, या कोई भी परमाणु के आस में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक तरह से 2 बार रिपीट हो गया है ना, तो किस पर आ जाएगा, कोणीय संवेग पर आधारित है। ठीक है, कोणीय एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा रेखीय संवेग पर नहीं है ये। ध्वनि के स्रोत को किस गति से चलना चाहिए कि प्रेक्षक को आभासी आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति की आधी आ जाए। अब देखो यहाँ पर ध्वनि स्रोत को चला रहे हैं, यानी कि स्रोत गतिशील है, ठीक है, और श्रोता स्थिर है। तो ऐसे केस में जो हमारी एन डैश होती है, और क्योंकि आवृत्ति आधी हो रही कम हो रही है, इसका मतलब एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। ठीक है बच्चों, वी प्लस वी एस, क्योंकि दूर जा रहा है, आवृत्ति कम हो रही है, इसका मतलब ये दूर जा रहा है बच्चों। ठीक है, दूर जा रहा है, कितनी बोल रहे हैं, आधी हो जाए, तो n/2 = nv अपॉन v प्लस वी एल, एन से एन कट जाएगा एक बार, तो ये 2v हो जाएगा, v प्लस वी एस = 2v। तो स्रोत का जो वेलोसिटी आ जाएगी कितने हो जाएगी, 2v माइनस v, यानी कि v वेग से अगर ये चलता है तो फिर उसको जो आवृत्ति वो आधी प्रतीत होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की मॉडल के अनुसार आपको पता है जो त्रिज्या होती है वो n² की, याद है ना, 1:4:9 के अनुपात में होती है, R1:R2:R3 हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो ये क्या होता है, R ∝ n²। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल जेनरिक क्वेश्चन आए, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कल भी आया था बच्चों, ये सवाल कल भी आया था और ये सवाल आज भी आया है, रिपीट हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है, ई बाइंडिंग द्रव्यमान क्षति Δmc², बाइंडिंग एनर्जी Δmc², ये तीसरा ऑप्शन इसका है। ये कल भी आया था क्वेश्चन, आज भी आया है, दोनों दिन रिपीट हुआ है। एक सरल आवर्ती दोलक का आयाम a और आवर्तकाल t है, x बराबर a से a/2 तक आने में
कितना समय लगेगा। जब ये हाई पॉइंट से यानी कि x बराबर a से इधर आ रहा है x इज इक्वल टू a/2 यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर है, अधिकतम पर है। अधिकतम में कब हो जाए, जब cos की इक्वेशन हो, तो क्या लिखेंगे अपन, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। x कितना है a/2 a cos 2π/t इंटू टी। ए से ए कट गया, 1/2 कोस में कोस 60 का मान होता है बच्चों, और कोस 60 का मतलब क्या हो गया, कोस π/3 बराबर कोस 2π/t इंटू टी, है ना। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या आ गया, π/3 इंटू टी अपॉन 2π। पाई से पाई काट दो, t/6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन t/6। ठीक है बच्चों, ये भी ऐसा कैसा ही सवाल जो है हमने करवा रखा है आपको, सब उसी में से आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी स्थान पर दो तरंगों के आयामों का अनुपात, ये देखो a1/a2 दे रखा है अपन को, 1:2। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम क्या होती है बच्चों, a1/a2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1/a2 - 1 का स्क्वायर। 1/2 यहाँ पर लिख दो, तो 1/2 + 1 का स्क्वायर, 1/2 - 1 का स्क्वायर, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 2 में से 1 गया तो 1, 9:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनुपात वाले मैंने बहुत सारे आपको सवाल कराए थे, कल भी इसमें का एक सवाल आया था। ठीक है ना, आयामों का अनुपात दे रखा हो तो तीव्रताओं का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तीव्रताओं का अनुपात दे रखा था, आयामों का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, अधिकतम न्यूनतम। मैंने आपको इसके 3 3 4 3 9 केस बताए थे। ठीक है ना, उन 9 केस में से ही ये क्वेश्चन है। 16 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा अवमंदक भारी जल, 9th 10th क्लास में का मेरे ख्याल से कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ये भी आज भी ये भी रिपीट हुआ है। जो भारी जल होता है हेवी वाटर, वो मॉडरेटर का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है ना, दिए गए परिपथ में I का मान क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो जरा, ये धारा आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो इनकमिंग करंट क्या हो जाएगी हमारी, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग कौन कौन सी होगी हमारे पास, देखो 5 + 4 + 2, जा कौन कौन सी रही है 7 + I, 5 4 9 2 11, 11 में 7 गए तो 4, तो I बराबर क्या आ गया हमारे पास 4 एम्पीयर। ठीक है, यहाँ देखो 2 5 7 4 11, 11 में 7 गए तो 4। सिंपल किरचॉफ के प्रथम नियम का सवाल है ना, बहुत इजी है। ऐसे कई सवाल मैंने आप लोगों को कराए हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, x v वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन और x जो है हमारा विस्थापन है। यहाँ ध्यान से देखो जरा, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +a और x इज इक्वल टू -a। ठीक है बच्चों, आपको पता है जो माध्य स्थिति में v मैक्सिमम होता है, ठीक, v मैक्सिमम होता है, और कहां पूछ रहा है ये, माध्य स्थिति में। माध्य स्थिति में वेग होता है 0, x क्या होता है 0, यानी कि विस्थापन हो गया 0, और v तो मैक्सिमम x 0, और एक्सेलरेशन जो होता है ये भी क्या होता है बच्चों, ये +a छोटा ले लो, यहाँ बड़ा ले रखा है, तो a इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। यानी कि माध्य स्थिति में विस्थापन और त्वरण 0 होते हैं, जबकि अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वेग 0 होता है, और x और त्वरण मैक्सिमम होते हैं। तो कौन सा आ गया देखो, माध्य स्थिति में v अधिकतम x और a 0, तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट गॉसेस लॉ इज नॉट ट्रू। गाउस का नियम देखो परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। गाउस का नियम क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस E डॉट dA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि गतिशीलता स्थिर अवस्था पर कुल परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, परिबद्ध आवेश की मात्रा एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ के भी एप्सिलॉन नॉट के भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो पहला वाला है ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, डिपेंड्स ऑन डायनेमिक एंड स्टैटिक स्टेट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है यहाँ पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स,
मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, बलागुण बोलते हैं इसको, बलागुण टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है बच्चों, टो इज इक्वल टू आर एफ होता है, एफ होता है न्यूटन में, दूरी होती है मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। सीधा सा बलागुण का मात्रक पूछा है बच्चों, थ्योरी में आपको एज इट इज लिखा रखा है, ठीक है ना। और एक बात और बता दो, जो बच्चे हमारे ऐप के नहीं है और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी, उनके लिए भी हमारा ऐप जो है वो खुला हुआ है, अभी 2-3 दिन जाकर के आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। ट्यूटर सड्डा जो ऐप है उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप किसी भी बैच में जाइए, किसी भी बैच में जाकर के उसको आप खोलिए, तो आपको वहां पर हमारी जो थ्योरी है वो मिल जाएगी और वहां पर बहुत सारे आपको सवाल मिल जाएंगे, ये सब आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हार्मोनिक इक्वेशन है एक, x इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, x इज इक्वल टू 0.1 साइन 200 t प्लस 0.1, इसको तुलना कर दो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 से। तो यहाँ ओमेगा की जगह क्या है बच्चों, 200, ओमेगा क्या बराबर क्या होता है, 2 पाई एन, 200, तो n बराबर क्या हो जाएगा 200 बटा 2 पाई, यानी कि 100 बटा पाई हर्ट्ज, इसका आंसर आ जाएगा। 100 बटा पाई हर्ट्ज हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि ना यूनिट वाली बात कहीं भी नहीं की है, ठीक है, ध्यान रखना, तो अपन ने सीधा इसको ऐसा यूनिट में ही निकाल दिया। देखो ये बच्चों एंड गेट है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है हमारा एंड गेट है, और एंड के साथ नोट मिला दो तो एंड और नोट क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एंड, ये कितना है नोट, नोट और एंड दोनों को आप प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, गलत तो नहीं करते। भाई यहां से यहां तक क्या, ये एंड गेट बन रहा है, देखो चेक कर लो चाहो तो इसको, यहां अपन ने लिया 0, यहां लिया 0, तो 0 0 यहां पर आ जाएगा हमारा 1, और 1 और इससे वापस निकलेगा 1 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में आप 0 1 ले लो, तो 0 ये नोट है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। 1 0 1 होता है, लेकिन यहाँ हो जाएगा 0 और 0 को हो जाएगा 1, ठीक है, सही है। ये क्या हो जाएगा हमारा नैंड गेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट क्या होती है -13.6, सेकंड क्या होती है -3.4, और ये क्या होती है -1.51, ठीक है। अब 12.1 इन दोनों का अंतर होता है, देखो -13.6, ठीक है, -13.6 और यहाँ पर कितना है 1.51, तो -1.51 माइनस माइनस प्लस 13.6, ये कितना हो जाएगा 12.1। तो ये अगर 12.1 अवशोषित करता है तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये थर्ड में चला जाएगा, तो तीसरा इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 24। एक स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कार्नो इंजीनियर, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको, वही दक्षता के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ईटा प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 है, तो स्रोत का ताप बढ़ा दें अपन, सोर्स का ताप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षता बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यंग के द्विसलिट प्रयोग में जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो क्या होती है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब वो क्या बोल रहा है हमसे, लेमडा में तो कोई चेंज नहीं कर रहा, स्लिटों के तल व स्क्रीन के बीच की दूरी को दुगना कर दो, यानी कि इसको 2D कर दो,
और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को आधा यानी कि d/2 कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 लैम्डा d बाई स्मॉल डी, ठीक है ना। तो 4 बीटा कितनी होगी 4 गुनी हो जाएगी। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 10 है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी FE इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अपन जानते हैं आवर्धन क्षमता FO बाई FE होती है बच्चों। तो FO बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू FE कितनी है हमारे पास, FE कितनी है 20, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। 27 देखिए, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम केल्विन प्लांक के कथन के अनुसार। केल्विन प्लांक का कथन क्या बोलता है कि ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो स्रोत से लगा उससे निम्न ताप से ऊष्मा को उच्च ताप को स्थानांतरण कर सके बिना किसी बाह्य कार्य की सहायता से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे के सारे ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा थीम बेस्ड क्वेश्चन है। ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम ही होती है हमेशा, सही कथन पूछा है। ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम ही होती है, ठीक है ना। 1 कब होगी, देखो इधर ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100%। 1 कब होगी, जब या तो T2 0 हो या तो T1 इन्फिनिटी हो। दोनों ही अवस्थाएं संभव नहीं है, इसलिए ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम ही होती है, 1 नहीं हो सकती। दूसरा देखो, ठंडे ऊष्मा भंडार से गर्म ऊष्मा भंडार में बिना बाह्य कार्य के स्थानांतरित हो सकती नहीं। पानी का प्रवाह बिना पंप लगाए ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर। इसी तरह से ऊष्मा का प्रवाह बिना इंजन पर कार्य के ऊष्मा स्थानांतरित नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। 1 के बराबर होती नहीं है, और ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं, ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो स्रोत से लगातार ऊष्मा लेता रहे, उसको कार्य में परिणित करता रहे। कार्य की सतत प्राप्ति के लिए सिंक का होना आवश्यक है। इसलिए इसमें जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो क्या है, ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम होती है। नेक्स्ट देखिए, ये सब करवाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों तुम्हें। चार्ज फॉर Q, Q एंड Q। कल भी एक ऐसा सवाल आया था बैलेंस वाला, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, सिंपल है। एक तो x इज इक्वल टू 0 पर क्या रखा है 4Q रखा है, x इज इक्वल टू L/2 पर जो स्मॉल q रखा है, और x इज इक्वल टू L पर रखा है कैपिटल Q, ठीक है। वो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ Q सो दैट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। इस पर 0 हो जाए तो इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर बल निकाल दो 4Q अपॉन L स्क्वायर प्लस Q अपॉन L/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। निकाय संतुलन में कब रहेगा, जब उस पर परिणामी बल का मान 0 हो, ठीक है। तो परिणामी बल का मान 0, इसको सोल्व कर दो, आप सोल्व करिए। देखो जरा, ये भी सवाल आपके अपने उसमें से ही है, हूबहू सवाल मैंने कराया हुआ है आपको। 4Q स्क्वायर प्लस 4KQ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -Q, जो कि ए ऑप्शन है आपका। कल भी था सेम इस टाइप का क्वेश्चन। ए वाले घन से विद्युत अववाह फाई है, यानी कि जो फ्लक्स है वो फाई है। इसका मान क्या होगा यदि घन की भुजा को 2a कर दिया है। देखो, घर की भुजा 2a कर देने से तो फ्लक्स पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये मेजर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब भुजा तो a करो 2a करो 100a करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो किससे फर्क पड़ेगा, परिबद्ध आवेश को आधा कर दिया जाए। ये जो Q इनक्लोज्ड है इसको अपन क्या कर दें Q/2 कर दें, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 5/2। तो नया फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा 5/2, फ्लक्स आधा हो जाएगा, आवेश आधा हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, कौन सी परिघटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करती है। ध्रुवण की परिभाषा ये बताई थी बच्चों मैंने, कि जब अध्रुवित प्रकाश को या प्रकाश को जब अपन किसी क्रिस्टल से गुजारते हैं तो वो एक तल में सीमित जो कंपन होते हैं हो जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो ये ध्रुवण वाला जो है वो आएगा, चांस की बात है। ध्रुवण में से कल भी एक क्वेश्चन आया था, आज भी एक क्वेश्चन आया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। समतल एल्केन, ये अपना नहीं है भाई, ये केमिस्ट्री वालों का है, ठीक है बच्चों। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा है
कि कल वाला पेपर और आज वाला पेपर जो हमारी बुकलेट है उसको आप देखें, जो बुक दी हमने उसमें देखें, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन दिए उनका सॉल्यूशन भी कराया था, सब क्वेश्चन उसमें विद्यमान है। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे किसी भी बैच में जाकर के चैप्टर खोलें और उस चैप्टर में आपको हमारे जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। इसलिए 100% हमने कहा था पढ़ाते समय भी कि हमारा जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कल वाला एक क्वेश्चन था जो प्रस्ताव और शांता के ऊपर है, वो आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए वो हमारे से भी बाहर था, सिलेबस में था ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए आज का प्रश्न जो बोटनी है, इसका पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। यह प्रश्न विद्यार्थियों एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और मैंने जब अपनी क्लास हुई थी तब मैंने बार बार बताया था कैप फॉर कवक, कैप फॉर काइटिन, बार बार बताया था। ये चीज एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनती है। तो कवक की भित्ति किससे बनती है विद्यार्थियों? काइटिन से। अगला देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूपांतरण श्वसन में, जो दलदलीय पादप है उनके अंदर जड़ें भूमि से बाहर निकल जाती है श्वसन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, कुंटू के रूप में बाहर निकलती हैं, ऐसी जड़ें न्यूमेटोफोर कहलाती है। मैग्रोव वनस्पति है, न्यूमेटोफोर इसको कहते हैं विद्यार्थियों। कहां पाई जाती है? दलदल क्षेत्र में। क्या करती है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प का बाह्य चक्र। तो एक प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग हैं। सबसे बाहर कौन होता है बेटा? बाह्य दल। उसके अंदर कौन होता है? दल। उसके अंदर पुमंग और जायांग। तो ये क्या पूछ रहा है? सबसे बाहर कौन है? बाह्य दल। बाह्य दल आपके पास देख लीजिए, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा है? बाह्य दल। बाह्य दल को क्या कहते हैं? कैलिक्स। क्यूटिकल किसमें नहीं पाई जाती? तो पादप में जड़, तना और पत्ती की हम बात करें तो पत्तियों में क्यूटिकल होती है, यानी जो वायवीय भाग है उनमें क्यूटिकल होती है। तने में क्यूटिकल होती है, पत्ती में होती है। तो पर्ण के अंदर होगी और पर्ण के अलावा किसमें होगी विद्यार्थियों? तने में होगी। इसके अलावा फल और मूल। तो फल और मूल में से बताना आपको, जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के अंदर क्यूटिकल नहीं पाई जाती, ये जड़ की खास विशेषता है। तो जड़ यानी रूट के अंदर क्या नहीं पाई जाती? क्यूटिकल नहीं पाई जाती। क्यूटिकल को उपत्वचा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीजावरण का भीतरी। तो सीड कोट के 2 भाग है, बाहरी भाग टेस्टा, आंतरिक भाग टेगमेन। ये क्या पूछ रहा है? भीतरी या आंतरिक भाग किसका? सीड कोट का। तो सीड कोट का आंतरिक भाग क्या कहलाएगा? टेगमेन। बाहरी भाग क्या होता है? टेस्टा। तो आंतरिक भाग पूछ रहा है, भीतरी भाग टेगमेन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणुक है? यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और जब अपने प्रैक्टिस शीट की थी तब उस प्रैक्टिस शीट में भी मैंने आपको बताया था मासीसा बार बार बताया था। सेकंड ग्रेड के अंदर 3-4 बार आरपीसी ने एक प्रश्न पूछा है। आरपीसी के द्वारा बार बार पूछा गया प्रश्न है। जब भी अपनी क्लास हुई थी मैंने स्टार पॉइंट डाल के बताया था आपको, प्रैक्टिस शीट में भी बताया था विषम बीजाणुक। तो विषम बीजाणुक के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मां से मार्सिलिया, सी से सिलेजिनेला। मार्सिलिया ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, सिलेजिनेला ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सिलेजिनेला। और साफोर क्या होता है? साल्विया। सी से सिलेजिनेला, मां से मार्सिलिया। मासीसा क्या है? विषम बीजाणु। बार बार बताया था मैंने, बहुत बार बताया था। अपनी जब भी क्लास हुई थी मैंने स्टार डाल के एक क्वेश्चन आपको नोट करवाया था कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, ट्यूटर्स अड्डा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी क्लासें ली हैं, उनको मैंने सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे हुए हैं उन सभी प्रश्नों में ये कहा था ये प्रश्न पूछा गया है और निश्चित रूप से 80 से 90% रिपीट हुए हैं विद्यार्थियों। जो बच्चा किसी प्रकार के कंफ्यूजन में है उसको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि पेपर इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम लेवल का पेपर है। तो विषम बीजाणु कौन है बेटा? सिलेजिनेला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहत पोषक नहीं है? वृहत पोषक की मैंने बात की थी कि पोषक तत्व 2 प्रकार के हैं, सूक्ष्म मात्रिक और वृहत मात्रिक। वृहत मात्रिक 2 प्रकार के थे, प्राथमिक और द्वितीयक। और मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, नरेंद्र पीके
पोषक तत्व जो वृहत मात्रिक है, नरेंद्र पीके, एनपीके, काशी मांगे शुगर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 6 तत्व बेटा, 6 के 6 तत्व क्या है, वृहत मात्रिक है। अब कौन सा तत्व वृहत मात्रिक नहीं है, तो जो ऑप्शन है वो ढूंढिए आप, कौन सा वृहत मात्रिक नहीं है। पी फॉर फास्फोरस वृहत मात्रिक है, एस फॉर सल्फर, देख लीजिए सल्फर वृहत मात्रिक है, और पोटेशियम के वृहत मात्रिक है। तो 3 तत्व क्या है वृहत मात्रिक, आपको दिख रहे होंगे। लोहा, लोहा या आयरन क्या है बेटा, सूक्ष्म मात्रिक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये प्रश्न भी मैंने आपको जब भी क्लास हुई थी तब उसमें बताया था कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एनपीके की जमीन के अंदर कमी होती है, इनको क्या कहते हैं, क्रांतिक तत्व या क्रिटिकल तत्व। नरेंद्र पीके को क्रांतिक तत्व कहते हैं, भूमि में इनकी कमी पाई जाती है। काशी मांगी शुगर द्वितीयक वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। 3 और 3 6 तत्व कैसे हैं, वृहत मात्रिक है। कौन सा नहीं है, आयरन नहीं है। तो आप ऑप्शन में देखिए कौन सा वृहत मात्रिक नहीं है, नहीं है, कौन नहीं है, देख लीजिए आप। जैव विविधता शब्द, ये प्रश्न भी हमने जब बायोडायवर्सिटी की बात की थी तब बताया था। 1985 में वाल्टर रोजेन ने बायोडायवर्सिटी शब्द का उपयोग किया था। वाल्टर रोजेन देखिए, वाल्टर रोजेन, डब्ल्यू रोजेन, 1985। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन किस वर्ग की विशेषता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है विद्यार्थियों, आवर्त बीजी पादपों में 2 बार निषेचन होता है। और मैंने यहां आपको बार बार बताया था ये स्पेशल कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। त्रिक संलयन, दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन। त्रिक संलयन का मतलब है ध्रुवीय केंद्र के साथ नर युग्मक का मिलना त्रिक संलयन कहलाता है। 2 बार निषेचन होता है, एक बार अंड कोशिका से और एक बार होता है ध्रुवीय केंद्रक से। यह प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, और ऐसे प्रश्न के मैंने स्टार डाल के प्रैक्टिस शीट में भी करवाया था, यूट्यूब पर भी करवाया, और इसको अपनी क्लास में भी देखा था। ये प्रश्न विद्यार्थियों निश्चित रूप से मेरे द्वारा वो प्रश्न बताए गए हैं जिनके लिए मैंने आपको ये बार बार कहा था कि ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। 90% जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, और वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जिनको मैंने आपको कहा था ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली है उन बच्चों को पता चल गया होगा कि ये पूछे हुए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी वाली किताब है उससे, और एनसीईआरटी से आया है ये पेपर। लगभग 12th वाली जो बुक है उससे ज्यादातर प्रश्न आए हैं, लाइन टू लाइन आए हैं। देखिए, इसके अलावा ट्यूटर अड्डा पे जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली है बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रश्न आए हैं, लाइन टू लाइन आए हैं। मैंने आपको बार बार बताया था ये प्रश्न पूछे गए हैं, अधिकतर प्रश्न वही रिपीट हुए हैं। तो देखिए, जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर गति करता है तो ऐसी गति क्या कहलाती है विद्यार्थियों, यूनिपोर्ट। सिमपोर्ट के अंदर एक ही दिशा में, एंटीपोर्ट के दौरान विपरीत दिशा में, और यूनिपोर्ट के दौरान फ्रीली मूवमेंट होता है। प्रासरण से क्वेश्चन आया है, ओस्मोसिस से ये प्रश्न पूछा गया है, प्रासरण वाले चैप्टर से, वाटर रिलेशन से। श्वसन में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल, ये प्रश्न बहुत फेमस प्रश्न है, सभी का सही हुआ होगा। मैंने बताया था ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस ढूंढ लीजिए, ग्लूकोज का किस में बदलना, पायरुविक अम्ल में बदलना, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस इसमें ऑप्शन कौन सा है, सी है। नीचे टाइपिंग की वजह से नहीं दिखाया गया है। ग्लाइकोलाइसिस इसका आंसर होगा। श्वसन में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया प्रश्न ये भी। देख बेटा, निम्न में से कौन सा मूल तंत्र द्विबीजपत्री पादप में पाया जाता है। यह प्रश्न भी बेटा रिपीट हुआ है, और कब रिपीट हुआ है, पिछले साल प्रश्न आया था ये आपकी लैब असिस्टेंट की परीक्षा में, लेकिन पिछली बार थोड़ा सा चेंज था। द्विबीजपत्री पादप में कौन सी जड़ पाई जाती है, यह प्रश्न था। तो उसमें आपका क्या था, कौन सी जड़ थी, मूसला मूल। किसमें थी, टैप रूट, द्विबीजपत्री पादप में। और अब कौन सी है, बिल्कुल वही है, टैप रूट है। टैप रूट किसकी विशेषता है, डाइकोट की। तो जिन बच्चों ने पिछले साल वाला पेपर दिया था लैब 18 वाला, उसमें पूछा हुआ प्रश्न रिपीट हुआ है। और ये प्रश्न भी मैंने यूट्यूब पर भी करवाया था अपनी क्लास सेशन में, और ऐप पर भी करवाया था, और स्टार डाल के 2 बार नोट करवाया था कि ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो बच्चे गणित वाले हैं उनके भी सही हुए हैं, और बायोलॉजी वालों के तो बल्ले बल्ले हैं, उनका तो प्रश्न गलत होने का चांस ही नहीं है।
कौन सा मूल तंत्र डाइकोट में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? टैप रूट। टैप रूट को क्या कहते हैं? मूसला मूल। अगला प्रश्न देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको आप हिंदी मत पढ़िए, इसकी अंग्रेजी पढ़िए। अंग्रेजी क्या दी हुई है देख लीजिए आपके सामने। अंग्रेजी क्या है बेटा? अंग्रेजी में ये दिया है कि मशरूम किसमें पाई जाती है। तो मेरी क्लास जो यूट्यूब वाला सेशन था उसमें और क्लास सेशन में, दोनों में मैंने आपको कवकों का एक वर्ग था जिसका नाम था बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, इस बेसिडियोमाइसिटीज से आरपीसी में पूछा गया प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या था? ब्रैकेट फंजाई। और ये मैंने आपको नोट करवाया था, ब्रैकेट फंजाई ये आरपीसी में पूछा था। किसमें? आरपीसी 2020 जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज। अब इस बेसिडियोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई के अलावा क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इसमें मशरूम आते हैं, मशरूम, इनको मशरूम भी कहते हैं, इनको क्लब फंजाई भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज में कौन आता है? मशरूम आती है, मशरूम। मशरूम देख लीजिए ऑप्शन में, मशरूम बिलोंग विच क्लास, कौन सी क्लास में? बेसिडियोमाइसिटीज में, ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रश्न के बारे में मैंने जब भी अपनी क्लास हुई थी, यूट्यूब सेशन हुआ था, प्रैक्टिस सेशन हुआ था, उसमें मैंने उपनाम बताया था, और ये उपनाम से एग्जाम में पुनः प्रश्न रिपीट हुआ है, जो पहले भी पूछा गया है और अब भी पूछा गया है। तो ज्यादातर प्रश्न निश्चित रूप से जो बच्चे मेरे से एक एक चीज को पढ़े थे ट्यूटर सड्डा प्लेटफॉर्म पर, उन बच्चों को ज्यादातर को ये पता होगा कि उपनाम से हमने स्टार डाल के लिखा था। ये प्रश्न प्रैक्टिस सेशन का भी है और अपनी ऐप वाली क्लास का भी है। बार बार 3-4 बार मैंने रिपीट किया था इसको। अगला प्रश्न देखिए बेटा, नेक्स्ट, विभेद्योतक जो स्थायी उत्तकों के बीच में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो विभेद्योतक जो स्थायी उत्तक के बीच पाया जाता है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे कहते हैं अंतर्वेशी, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहते हैं, अंतर्वेशी। अगला प्रश्न देखिए, अनाज के बीज में पाया जाने वाला बीज पत्र। तो अनाज क्या है? मोनोकोट प्लांट, एक बीजपत्री। और एक बीजपत्री पादपों में मैंने आपको बताया था कि आरपीसी में पूछा गया प्रश्न है, एक बीजपत्री पादपों के बीज पत्र को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। किसमें पूछा गया है बेटा? ये प्रश्न पूछा गया है आरपीसी 2020 जो एग्जाम थी 19-20, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। एक बीजपत्री पादपों में बीज पत्र क्या कहलाता है? मैंने आपको स्टार डाल के नोट करवाया था, इसी सेशन की क्लास थी और ऐप पर भी थी। जो अपना प्रैक्टिस सेशन हुआ था उसमें ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि मोनोकोट प्लांट के अंदर बीज पत्र को क्या कहते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है और वापस रिपीट हुआ है। नाम क्या है? स्कूटेलम। अनाज क्या है? मोनोकोट। तो मोनोकोट का बीज पत्र क्या कहलाता है? स्कूटेलम। स्कूटेलम देख लीजिए आपके पास। अगला प्रश्न देखिए, शुक्राणु रूपांतरित होकर, शुक्राणु को मत पढ़िए, ये सही नहीं समझ में आएगा, ये पढ़िए आप। स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना। तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस देख लीजिए आपके सामने कौन सा है? स्पर्मियोजेनेसिस। हथौड़े के आकार की बेटा, अंतःकरण, बाह्यकरण, मध्यकरण और अंतःकरण में मध्यकरण में 3 अस्थियां हैं, MIS, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। मैलियस हथौड़े के जैसी ग्रंथि है और ये बिल्कुल सीधा प्रश्न है, डायरेक्ट उठाया गया प्रश्न है, ऐसे कैसे लाइन टू लाइन। मैलियस को ढूंढ लो, मैलियस कहां है? हथौड़े के जैसी है। पायरिमिडिन जो न्यूक्लिक, तो 2 क्षारक होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में कौन होते हैं? AG, एडिनिन और गुआनिन। कौन है? प्यूरिन। तो एडिनिन गुआनिन को काट दो, ये प्यूरिन है, एडिनिन। इसमें देख लीजिए, एडिनिन को काट दो, ये प्यूरिन है, इसमें गुआनिन आ गया, ये प्यूरिन है। अब आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है सीधा सीधा, ऑप्शन कौन सा होगा? बी। तो थाइमिन साइटोसिन क्या है? पिरिमिडिन है। आरएनए है तो थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होगा? यूरेसिल होगा, इसलिए इसमें यूरेसिल और दे दिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? पिरिमिडिन। पिरिमिडिन सारे कौन से हैं? थाइमिन और साइटोसिन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ये मैंने जब भी इवोल्यूशन की अपनी क्लास हुई थी उसमें एक बार चर्चा हुई थी।
इवोल्यूशन वाले अपने जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें मैंने बताया था कि आपका प्रश्न निश्चित रूप से डार्विन और लेमार्क के आसपास घूमेगा, और ये प्रश्न घूम गया, डार्विन का प्रश्न आ गया। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? सब जानते हो, अधिकतर बच्चों का सही हुआ होगा, डार्विन ने दिया था। ये प्रश्न तो 10th लेवल के जो बच्चे हैं वो भी सही कर सकते हैं, क्योंकि 10th लेवल का क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण चार्ल्स डार्विन। और ये डार्विन दोनों जो कल वाली पारी थी उसमें भी क्वेश्चन आया है, इसमें भी आया, अर्थात डार्विन ने दोनों पारियों में समान रूप से अपना योगदान दिया है, दोनों में प्रश्न दिया है डार्विन ने। हृदय से अशुद्ध रुधिर को किसके द्वारा दाएं अलिंद में ले जाया जाता है? तो हृदय से अशुद्ध रुधिर किससे बेटा? हार्ट से अशुद्ध रुधिर को किसके द्वारा? देखिए इसमें गड़बड़ है ना, हार्ट से किसके द्वारा आलिंद में, हार्ट से किसके द्वारा आलिंद में, ऐसी बात है क्या? हार्ट भी है, आलिंद भी है, और किसके द्वारा आलिंद? आलिंद से आलिंद की बात कर रहा है। तो द इम्प्योर ब्लड फॉर हार्ट वाल, बिल्कुल यहां देखिए, हार्ट वाल इज कैरिड इनटू राइट एट्रियम, ये अच्छी बात है। हृदय की दीवार से अशुद्ध रुधिर को राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम यानी दाएं अलिंद में कौन ले जाता है? ये देखिए, तो यहां फुफ्फुस 3 ऑप्शन में है, फुफ्फुस को काट दो बेटा, फुफ्फुस का संबंध फेफड़े से है। एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास, कोरोनरी शिरा और कोरोनरी साइनस। यकृत निवाहिका, देखिए अच्छा प्रश्न है। यकृत निवाहिका तंत्र में 3 रस्ते होते हैं, तीनों रस्ते के अंदर कौन कौन मिलता है? एक तो यकृत शिरा मिलती है, तो यकृत शिरा देख लीजिए कहां है, यकृत शिरा, ये यकृत शिरा, यकृत निवाहिका शिरा। दूसरी कौन सी है? देखिए यकृत में निवाहिका त्रय, निवाहिका त्रय 3 रस्ते हैं, 3 मार्ग हैं, एक तो यकृत शिरा, यकृत निवाहिका शिरा, एक यकृत धमनी, और एक क्या है? साइनस। साइनस कौन? साइनस। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा विद्यार्थियों, यकृत निवाहिका शिरा बिल्कुल सही बात है, और यकृत धमनी बिल्कुल सही बात है। अब इसमें एक होती है नलिकाएं, जिनको हिपेटिक डक्ट कहते हैं, हिपेटिक डक्ट को ढूंढिए। तो आपके पास हिपेटिक डक्ट कौन सी है? ऑप्शन में देखिए, यकृत धमनी, बिल्कुल यकृत धमनी मिल रही है आपको। यकृत निवाहिका शिरा, बिल्कुल यकृत निवाहिका शिरा। अब ये डक्ट वाला पोर्शन होगा आपका पित्तवाहिनी की शाखा, तो आपका ऑप्शन नंबर ढूंढिए कौन सा होगा? 4 नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदियों में नहीं पाया जाता? कौन सा नदियों में? नदियों में, नदी का वाटर कैसा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हो। जब हम बात करेंगे अकशेरुकी प्राणी की, तो उसके अंदर इकाइनोडर्मेटा पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता है सभी प्राणी लवणीय जल में पाए जाते हैं, अर्थात मैराइन होते हैं। तो मैराइन किस में होंगे? इकाइनोडर्मेटा में। और जब इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी मैराइन है, तो ये किस में नहीं होंगे? नदी में नहीं होंगे, क्योंकि नदी का पानी कैसा होगा बेटा? स्वच्छ जल होगा, फ्रेश वाटर होगा। तो ये प्रश्न इकाइनोडर्मेटा से है। इकाइनोडर्मेटा के सारे प्राणी मैराइन है, अर्थात कोई भी सदस्य जल, कौन से जल? रिवर, रिवर यानी फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल। तो देख लीजिए कौन सा स्वच्छ जल में नहीं पाया जाता, तो कौन सा होगा? इकाइनोडर्मेटा। बोमन संपुट के आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पोडोसाइट्स कहलाती हैं। इनमें से कौन से वाक्य में? देखिए अच्छा प्रश्न है। हल्के बैंड पेशी तंतु की मैंने संरचना बताई थी, तो निश्चित रूप से अपनी जो क्लास सेशन हुआ था 3500 प्रश्नों वाली, उसके अंदर ये टॉपिक मैंने आपको करवाया था। ए बैंड और आई बैंड के कारण पेशी रेखित होती है। रेखित पेशी की विशेषता ए बैंड और आई बैंड है। ए बैंड के अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं, जबकि आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक्टिन होता है। तो एक्टिन और मायोसिन के कारण ए बैंड कैसा होता है? गहरा बैंड। और इससे संबंधित ये बात आई है, तो हल्के बैंड में सिर्फ आई बैंड होता है, बिल्कुल सही बात है। हल्के बैंड को विषमदेशी कहते हैं, नहीं कहते, समदेशी कहते हैं, गलत बात है, ये गलत बात है। समदेशी कहते हैं, हल्के बैंड को आइसोट्रोपिक कहते हैं, समदेशी। गहरे बैंड में मायोसिन होता है,
बिल्कुल गहरे बैंड में मायोसिन होता है लेकिन एक्टिन भी होता है। तो इस बात को हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि गहरे बैंड में मायोसिन और एक्टिन दोनों होते हैं। तो अगला कह रहा है मायोसिन होता है, बिल्कुल होता है। एक्टिन तंतु मोटे तंतु है, ये बात गलत है। तो देख लीजिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक के साथ कौन सा होगा, 3, 1 और 3, 1 और 3। इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, काफी सोचने वाला प्रश्न है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 100%, लेकिन ये सस्पेंस पैदा कर रहा है थोड़ा सा। फिर भी हम कहें तो एक्टिन और मायोसिन के कारण दो बैंड बनते हैं, ए और आई। ए बैंड के अंदर दोनों पाए जाते हैं इसलिए वो गहरा है। तो ए बैंड के अंदर इसने सिर्फ मायोसिन बताया है, तो गलत तो नहीं है, सही बात है, मायोसिन होता है लेकिन एक्टिन भी होता है। तो यही पूछा है कौन सा सही है, 1 और 3। वह स्थान जहां, हाँ देखिए आई के अंदर एक सीधी रेखा, प्रकाश रेखा जाती है जिसको एरिया सेंट्रलिस कहते हैं, और वह एक विशेष बिंदु पर गिरती है जिसको पीत बिंदु कहते हैं। वहां किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु को ढूंढ लीजिए, पीत बिंदु येलो स्पॉट, यहां स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, एरिया सेंट्रलिस है। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धांत जिसमें जीन कोश, ये हार्डी और विनबर्ग का लॉ है विद्यार्थियों। काफी हाई लेवल का प्रश्न है ये, एमएससी लेवल तक का, या हम बीएससी में इसकी कम चर्चा करते हैं, एमएससी में चलता है ये प्रश्न, तो काफी उच्च लेवल का प्रश्न है। हार्डी विनबर्ग लाएगा। अलवणीय जल में पाई जाने वाली खाने योग्य मछलियां, तो अलवणीय जल में कार्प, कतला और रोहू, 1 और 2, 1 और 2 कौन सा है। मोटे तंतु का केंद्रीय भाग, देख लीजिए मसल से 2 प्रश्न पूछ लिए बेटा, मांसपेशी से बहुत बड़ी बात है, 2 प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न वापस आ गया। मोटे तंतु केंद्रीय भाग जो पतले तंतु से के अति व्यापन से नहीं बनता, तो मोटे तंतु का वो भाग जहां पतले तंतु नहीं पाए जाते वो एच जोन होता है। एच जोन कौन सा है, सी। लास्ट देखिए, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के बीच की योजक कड़ी, तो ये पेरिपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। नियोपिलाइना एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। टेकिग्लोसस कंटीला चींटी खो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपका क्या होगा, बेलेनोग्लोसस। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है किस रोग में विद्यार्थियों, तो सोडियम और पोटेशियम का संतुलन किस में बिगड़ेगा, कौन से रोग में, मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, कौन सा रोग। ये भी अच्छा प्रश्न है, सीधा उठाया गया प्रश्न है, डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है जो अपनी बुक्स हैं उनसे। इस प्रकार यहां अपनी बात होती है किसकी, पोन्स और मेडुला किसके भाग है, पोन्स और मेडुला। तो देखिए 30 से 60 क्वेश्चन हो गए, पोन्स और मेडुला 91 में फिर कैसे आया है। पोन्स और मेडुला किसके भाग है, मस्तिष्क के भाग होते हैं, ब्रेन के। 30 प्रश्न जूलॉजी और बॉटनी के हैं। अब आप पूछोगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो बिल्कुल देखिए ये वाला जो आज वाला पेपर है वो कल वाले पेपर से तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा ज्यादा अच्छे लेवल का है। कठिन तो नहीं कह सकते लेकिन मैथ वाले बच्चों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बायोलॉजी और मैथ के दोनों बच्चे बैठेंगे तो एवरेज पेपर है, थोड़ा सा कल की तुलना में बायोलॉजी का आज का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, जिसमें बायोलॉजी वालों को अच्छा लग सकता है लेकिन मैथ वालों के लिए कठिन साबित हो सकता है। आपका ये आज का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर है, कल का पेपर भी अच्छा था। कट ऑफ देखिए, अभी आप एनालिसिस करेंगे सभी बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद में बता पाएंगे कि कट ऑफ कितनी रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद। बात कर रहे हैं अपन 29 तारीख के केमिस्ट्री के पेपर्स की, तो मैं आपको कल बता देता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि 2 पेपर हैं, उसमें से आपका जो 28 जून का पेपर था उसमें केमिस्ट्री में 30 में से अपन यहाँ पर कहते हैं अपने नोट्स में से 30 क्वेश्चन आए थे और मैंने आपको उसका प्रूफ भी जो है वो कल दिया था। आज जो 29 जून का पेपर है, ठीक है ना, उसके अंदर टोटल केमिस्ट्री के 31 क्वेश्चन एक जनरल साइंस के अंदर है, उसमें से अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि 27 क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली कॉपी में से आए हैं। हालांकि 2 क्वेश्चंस जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं फिजिक्स में मिले हैं आपको। फिजिक्स में अपन यहाँ पर कहते हैं मैंने आपको बोर मॉडल जब पढ़ाया था
ठीक है ना, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर जो है वो बताया था, तो उसके अंदर एक तो आपका रेडियस का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया है फिजिक्स में, ठीक है ना, कि मैंने आपको बताया था कि r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और एक आपके पास 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो है वो भी आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वहां पर बताया था कि E1 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू कितनी है, E3 की वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं तो इस बार कंपेरेटिवली 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, क्लियरली मैं मानूंगा इस चीज को, ठीक है ना, लेकिन 27 क्वेश्चंस भी अपने आप में 90% जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं पेपर है, और मैंने हमेशा आपको कहा ही है कि 90% से 100% के बीच में आपके पास जो है वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कल माता सरस्वती का आशीर्वाद कुछ ज्यादा रहा, अच्छा रहा, तो 30 के 30 आ गए, और आज जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं 29 तारीख में 27 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास जो है वो आए हैं, ठीक है ना। हालांकि वो 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी जो है वो किए होंगे। आज का पेपर जो है वो कंपेरेटिवली मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो वो पेपर जो है 29 तारीख का पेपर 28 तारीख वाले से अपन यहाँ पर कहते हैं कुछ जो है वो टफ था। हो सकता है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर, हालांकि क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बॉटनी जूलॉजी को भी देख के किया जाता है, फिजिक्स को देख के भी किया जाता है, जनरल साइंस को देख के भी किया जा सकता है, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 29 तारीख के पेपर वालों बच्चों को मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि शायद सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं 10 नंबर एक्स्ट्रा जो है वो मिलने चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो है वो नॉर्मल फॉर्मूला है वो अपन यहाँ पर कहते हैं वाइटल तो है नहीं, सजीव तो है नहीं, वो तो एक्चुअल चीजें डाटा देख के जो है वो करेगा, ठीक है ना। आज मैं आपको जो है यहाँ पर जो प्रूफ लेके आया हूँ, कल तो मैंने आपको रजिस्टर जो है वो ले रहे थे, उसके अंदर स्ट्रिप लग के तो काफी ज्यादा समय लग गया था। आज चूंकि नेट बंद है तो उस हिसाब से कंपेरेटिवली थोड़ा सा जो है हमारे पास एक्स्ट्रा समय है, तो एक्स्ट्रा समय के हिसाब से जो है वो मैंने आपको उन स्लाइड्स की उन क्लासेज के अंदर जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था उसकी पीपीटी जो है उसका प्रूफ जो है वो लेके आया हूँ, क्योंकि इस पीपीटी के अंदर आपका पढ़ा हुआ है, आप पढ़ाया है, आप वहां पर जाके जो है वो ट्यूटर्स अड्डा ऐप पर भी आप जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी शायद डाउनलोड सेक्शन है नहीं और शायद सबके लिए ओपन भी शायद हो सकता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बहुत इजी जो है वो सरलतम एल्केन ज्ञात करें, तो सरलतम एल्केन जो है वो अपन यहाँ पर कहता है मेथेन है। हालांकि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी जने जो है सबका सही होगा और सब जनों ने इसको बताया होगा। अगर मैं आपको कल आपके पास इसका क्वेश्चन एल्काइन का जो है वो आया था, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर मैंने जब नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ, जब मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तब मैंने आपको एल्केन एल्किन एल्काइन, तो देखिए C1 को आप क्या बोलते हो, मैथ बोलते हो, ठीक है ना, और आपके पास एल्केन का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सबसे छोटा जो है वो होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। हालांकि सबको ये पता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक अमीन है। तृतीयक अमीन के लिए अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा है ना, कितने कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना, वो उसकी डिग्री है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री है। नॉर्मलाइजेशन नहीं हो इस वजह से पेपर के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए पिछली बार जो लास्ट 28 तारीख को OH के रेस्पेक्ट में पूछा था और ये आपको अमीन के रेस्पेक्ट में पूछा। इसका प्रूफ देखो, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है अमीन की डिग्री, यहाँ पर एल्कोहल की डिग्री का कल मैंने आपको बताया था OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी, और यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से, तो ये 1 डिग्री अमीन है और यहाँ पर ये 3 डिग्री अमीन है, 3 कार्बन से जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब यहाँ पढ़ने के लिए कौन सा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता, तो 1 हेक्सीन जो है वो प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि 1 हेक्सीन का आपका फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से निकलेगा। कल भी इस तरह का क्वेश्चन था, तो एग्जामिनर ने कोशिश की है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार इस वाले पेपर में किसी से हुए नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो अपन यहाँ पर एक कहते हैं प्रदर्शित नहीं करता 1 हेक्सीन, कल भी मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा देखो यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है, दोनों सेम है इसलिए नहीं देगा, दोनों सेम इसलिए नहीं देगा। और यहाँ पर ये देखो इसका एग्जाम्पल, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है इसलिए अपन यहाँ पर कहते हैं ये नहीं देगा, दोनों CH3 सेम है इसलिए आपको ये नहीं देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय समावयवता देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 64, ये MGO, ये क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं मैंने नहीं कराया, ठीक है ना, मैंने नहीं करवाया आपको, बाकी के आपको है करवाया है वह, ठीक है ना। इसलिए नहीं क्या क्योंकि साहब मुझे ऐसा लगा था कि MGO वगैरह जो है वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर जो है उसके 4-5 एग्जाम्पल होते हैं और 10 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको करवाई थी। अब इतने स्ट्रक्चर्स के अंदर 40-50 एग्जाम्पल आप कैसे याद रखोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं कराया। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि NaCl टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो MGO की होती है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन दूसरा, यह क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस को जो है वो कितने पेपर सॉल्यूशन करने वाले होंगे उनके साथ भी जो है इसमें समस्या आएगी, उनको उनका आंसर निकालने में इसको समस्या आएगी। वैसे ये सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट से रिलेटेड है। किससे? जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है ना, जिसको अपन यहाँ पर कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक से जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अगर किसी टीचर को जो जिसको पता है जूल थॉमसन इफेक्ट से है, ठीक है ना, हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद वो बना ले, ठीक है ना, तो अगर वो पता है तो इनका वो सही हो जाएगा, बाकी जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आदर्श गैस के लिए म्यू जेटी जो होता है वो 0, हालांकि ये मैंने आपको बताया था इन्वर्जन टेम्परेचर का कि जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ना हीटिंग देती है ना ही वहां पर देती है। तो आइडियल गैस जो होती है उसका जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? 0। म्यू जेटी जो होता है वो होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी अपॉन एच इज इक्वल टू 0, या ठीक है ना, ये म्यू जेटी है, ठीक है, आदर्श गैस के लिए। और इसका एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन CP इज इक्वल टू डेल्टा अपन यहाँ पर ये कहते हैं H अपॉन डेल्टा P और ये T, ठीक है ना। चूंकि मुझे पता है इसका कि मेरे एक सर थे CP सर और प्रज्ञा टांग मैडम, तो मैंने उसको अपने स्टूडेंट लाइफ में से याद करता था कि म्यू जेटी जो है वो CP सर और प्रज्ञा टांग मैडम साथ में आएंगे, ठीक है ना। तो TPS जो है वो 0 होता है, ये 0 होता है, ये जूल थॉमसन इफेक्ट का है। ये भी मैंने आपको नहीं कराया, हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको डिलीट जो है वो मार दे, ठीक है ना। डिलीट मार दे तो बढ़िया है। अब ये इसलिए नहीं वहां पर नहीं मारे तो बोले कि साहब मैंने आदर्श गैस के लिए वैल्यू पूछी, आदर्श गैस आपके सिलेबस में, इसलिए डिलीट नहीं मारेंगे। और अगर कोई ये कहता है कि साहब जूल थॉमसन इफेक्ट से सवाल है और जूल थॉमसन इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है तो डिलीट मारना चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा कि अधीना सेवा चयन बोर्ड क्या मानती है, क्योंकि वो तो मैंने आपको कल ही बताया था कि आउट ऑफ सिलेबस दे भी देते हैं और मानते भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके पास 4th आंसर जो है वो जाएगा। आयनिक ठोस के लिए कौन सी समन्वय संख्या संभव नहीं है? तो अपन यहाँ पर कहते हैं कोऑर्डिनेशन R, सिंपल क्यूबिक वाला जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं क्यूबिक वॉइड जो होती है, क्यूबिक वॉइड है ना, उसके अंदर पाई जाती है आपका टीवी है या आपका ओवी है, 5 नंबर का नहीं पाया जाता, इसलिए इसका आंसर जो है वो ये होगा। यहाँ पर ये प्रूव देखो मैंने आपको त्रिज्य अनुपात, वैसे ये भी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मेरे को पता है कि ये दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो त्रिकोण या टीवी ओवी और सिंपल क्यूबिक, तो त्रिकोणीय का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, इसका 4, इसका 6 और इसका 8 जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं होता है, ठीक है ना। तो 5 नंबर जो है वो नहीं होता। सारी मृदा धातुओं के सल्फेट में जल में विलेयता के क्रम में तो मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि BSO4 जो है वो अविलेय होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये अविलेय है तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा होगा? बेरिलियम जो है वो होगा। इसका जो है वो मैंने आपको यहाँ पर ये देखें, आप यहाँ पर नोट करके लिखा रखा है कि यहाँ पर BSO4 अविलेय इंपोर्टेंट भी लगाया हुआ है और यहाँ पर ये ऑर्डर्स जो है, बाकी का ऑर्डर्स भी कराए थे क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा सवाल पेपर सेटर जो है वो देगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि ये सवाल ऐसे ऐसे जो है वो होता है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? तो अपन यहाँ पर कहते हैं एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। तो E1 आपका -13.6 है, E2 आपका -3.4 है, E3 आपका -1.5 है, ठीक है ना, E4 आपका -0.85 है और E इनफाइनाइट जो है वो आपका 0। तो इसी से रिलेटेड जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं तो जैसे जैसे होगी तो एनर्जी जो है नाभिक से दूर जाते हैं तो एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स में भी आया है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको पता हो तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा रखा है, ये एक तो आपके फिजिक्स के रिलेटेड रेडियस का फॉर्मूला
फॉर्मूला R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा रखा है मुख्य क्वांटम संख्या क्या, आकार, त्रिज्या, एनर्जी के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंट लगा रखा है, ग्राफ भी बना रखा है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला लिखा रखा है और यहाँ पे ये देखो इंपॉर्टेंट लगा रखा है कि n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, बिलोगा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा तो उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, नाभिक की एनर्जी जो है वो खा जाता है। ये आपके यूट्यूब पे भी पढ़ा है, आप वहां पर भी देख सकते हो। तो आप देखो इस एक स्लाइड से आपके पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन, 2 फिजिक्स के अंदर और 1 केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर N1 N2 ये वाला क्या होगा, तो इसके अंदर केसी की यूनिट पूछी है। तो केसी की यूनिट जो होती है वो अपन यहाँ पर कहते हैं सांद्रता की पावर डेल्टा एन होता है, ठीक है ना। और सांद्रता आपकी मोल पर लीटर होता है, तो मोल प्रति लीटर डेल्टा एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स है तो आपके पास सी आंसर जो है वो हो जाएगा मोल प्रति लीटर डेल्टा एक्स, ठीक है ना। ये आपको जो है वो यहाँ पर देखो केपी इज इक्वल टू केसी आर्टिक पावर डेल्टा एन क्या, नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, यहाँ पर कैसी सांद्रता पावर डेल्टा एन और ये दाब, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का वाष्प दाब जो है वो निर्भर करता है न ताप पर जरूर करता है, क्योंकि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर जो है वो आपकी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ताप पर करेगा, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास यहाँ डिलेमा आयतन और वगैरह, तो आयतन पे वाष्प दाब निर्भर नहीं करता, क्योंकि अगर आयतन पे वाष्प दाब निर्भर करता तो अपन यहाँ पर कहते हैं महासागरों का आयतन बहुत ज्यादा है तो उनका वाष्प दाब बहुत ज्यादा होता, और वाष्प दाब बहुत ज्यादा होता तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा जाता और महासागर हमेशा उबलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आयतन के ऊपर निर्भर जो है वो नहीं करता, ठीक है ना। तो आपका बी है इसका आंसर। यहाँ पर ये देखो टेम्परेचर ज्यादा है, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, आसानी से ऊपर जाएगा, वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प दाब जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये जो है वो लिखा रखा है। निम्न में से किसकी विसरण की दर सबसे अधिक होगी, तो आपका आर युद्ध कर्मानुपाती रूट एम जो है वो होता है, तो जीएमएम अगर किसी का ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो रेट जो है वो कम होगी, तो जीएमएम कम होगी तो रेट आपकी क्या होगी, ज्यादा। तो इसका आपके पास 17 है, इसका आपके पास 32 है, इसके पास आपका 28 और ये 44 है, और इसका भी 44 है, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी। ग्राम के विसरण नियम का है एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर जीएमएम कम है, देखिए यहाँ पर ये लिख रखा है जीएमएम कम है तो विसरण क्या है, ज्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखा रखा है जीएमएम ज्यादा होगी तो रेट आपकी क्या होगी, कम होगी। आप आराम से जो है वो देख सकते हैं। लेकिन कौन सा जोड़ा सही है, जब ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव कम होता है। देखो पृष्ठ तनाव होता है क्या, पृष्ठ तनाव अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर ये अट्रैक्शन फोर्स है ना, यहाँ पर तो अट्रैक्शन फोर्स अगर आपके पास ज्यादा होगा तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होगा, ज्यादा। अब आप टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स जो है, आकर्षण बल जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन आपकी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब जैसे क्रांतिक ताप वाला स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको नहीं लिखाया, ठीक है ना। लेकिन अब आपको ये पता है कि देखो अगर आपके पास फर्स्ट है तो सेकंड ताप घटता है तो पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 गलत है तो 4 सही होगा। और क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो है वो 0 होता है, तो इसका एक स्टेटमेंट से भी आप अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन राउंड से ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर लिख रखा है देखो टेम्परेचर ज्यादा, स्लाइड नंबर 20 है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, आकर्षण बल कम होगी तो पृष्ठ तनाव कम जो है वो हो जाएगा। साबुन वगैरह का भी लिखा रखा है लेकिन वो उसका सवाल नहीं आया है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि लुईस अम्ल नहीं है तो इसका मतलब वो लुईस सार जैसा व्यवहार करेगा, और लुईस सार के लिए लॉन पेयर जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो लॉन पेयर होना चाहिए, तो NCl3 के अंदर आपके पास यहाँ पर लॉन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ पर ये देखिए लॉन पेयर वाली स्पीशीज, और ये आपको अमोनिया जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं लिखा रखा है, ठीक है ना। तो आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया के निर्माण में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है इसका मतलब आपका एक्सोथर्मिक जो है वो रिएक्शन है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो आपके पास N2 + 3H2 ये 2NH3 है, ठीक है ना, और ये एक्सोथर्मिक है। इधर का मतलब इधर से इधर जाओगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर जो है वो आपका कम हो रहा है। तो फेवरेबल कंडीशन जो है वो आपकी क्या होगी, टेम्परेचर कम करना और प्रेशर बढ़ाना। और मैंने आपको बताया था कि हेबर प्रोसेस है, इसके अंदर 673 केल्विन और 200 ATM जो है वो आपका प्रेशर होता है, ठीक है।
अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, आपका बैक साइड में जाएगा। तो इसका मतलब अमोनिया निर्माण में सहायक, गलत गलत। इसका मतलब अब यहाँ पर केसी के मान का जो है वो क्वेश्चन है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि कैसे तीन ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, न जाने कितने ही क्वेश्चन जो है वो अपन ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में किए थे कि कैसे तीन ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अपन यहाँ पर कहते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर और स्टोइकियोमेट्री के ऊपर, ठीक है ना। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका केसी एंड केपी जो है वो आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो साम्य स्थिरांक के मान को कम करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको साम्य स्थिरांक पर टेम्परेचर का इफेक्ट, या वान टॉप समीकरण, ये क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण, ठीक है ना, इसको कई बार वान टॉप भी बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेम है, जस्ट लाइक लिक्विड के लिए जब बात करते हैं तब ये क्लासियस-क्लैपेरॉन कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इक्वेशन लिख रखी है और डेल्टा इज -2.303 आर, और एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम जो है वो आपका कम होगा और रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो जाएगी। ये आपको लिखा रखा है, इवन आपके ग्राफ भी जो है वो मैंने करवा रखे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कक्षक जिसमें त्रिज्य नोड की समान संख्या है, तो त्रिज्य नोड अपन कहते हैं, रेडियल नोड की बात कर रहा है, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1 है। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब 2s के लिए अगर मैं बात करूं तो n कितना है, 2, ये मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विगुण क्वांटम संख्या, ये 0 - 1 बराबर 1, और ये 3 - 1 बराबर कितनी हो गई, 1। तो इसके लिए सेम होगा। ये क्वेश्चन जो है ये भी करवा रखा है, देखिए टोटल नोड, त्रिज्य नोड, रेडियल नोड, नोडल सरफेस, ठीक है ना, स्फेरिकल नोड, कोणीय नोड, ठीक है ना। तो 3s के लिए रेडियल नोड निकाल रखे हैं अपन ने, 4p के लिए जो है वो निकाल रखे हैं। तो 3s और 4p के लिए मैंने निकाले हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर एग्जामिनर ने 2s और 3p दे दिया है, तो अपन यहाँ पर कहते हैं ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, परस्पर क्रिया करने वाली मिश्रण का कुल दाब कौन सा होगा, तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम है, और यहाँ पर आपको डाल्टन का आंशिक 2 या 2 से ज्यादा अक्रियाशील गैसें मिलाने पर कुल दाब प्रत्येक गैस के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह आपको करा रखा है। मैंने आपको कहा था कि ये भी सवाल जो है वो आ सकता है, हालांकि ये नहीं आया, तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये नोट्स जो है आप उसको सेव करके रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नोट्स जो है वो आप ऐसे समझ लो कि लैब असिस्टेंट अगले 20 साल भी होगी ना तो भी इन्हीं में से पेपर जो है वो आना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलियन का पीएच 3 से 6 हो गया तो एचाइन की सांद्रता, ये आपका डाइल्यूशन लॉ से अपन यहाँ पर कहते हैं क्वेश्चन है, तो N1V1 = N2V2, ठीक है ना। अब आपके पास अपन यहाँ पर कहते हैं कि pH अगर आपके पास 3 है तो H+ की सांद्रता आपके पास कितनी है, 10⁻³ और pH आपके पास 6 है तो H+ की सांद्रता 10⁻⁶। तो 1000 गुना का जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं फर्क है, ठीक है ना। अब ये वाला ज्यादा और ये वाला कम है तो 6 बढ़ा दी तो 1000 गुना H+ की सांद्रता कम हो जाएगी। आपको यहाँ पर ये डाइल्यूशन लॉ का जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, हालांकि इन्होंने स्लाइड गलत लगा दी यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए खैर कोई नहीं। एक जलीय विलयन में H+ की सांद्रता इतनी है तो क्या होगा, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी मोलरता दे रखी हो तो एन फैक्टर यूज करना है, लेकिन एन फैक्टर नहीं दे रखा तो नॉर्मलता मोलरता को बार बार मान के चलेंगे। pH बराबर -log H+, तो माइनस यहाँ पर 4 - log2 हो जाएगा, 4 - 0.3 बराबर अपन यहाँ पर कहते हैं 3.7, तो 3.7 इसका आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर ये करा रखा है 0.01 ये वाला HCl, यहाँ पर ये H2SO4 का, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको करवा रखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AgCl निम्न में से किस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है, तो फ्रैंकल त्रुटि जिसमें धनायन हो, ठीक है ना, धनायन ही आता है इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये फ्रैंकल इफेक्ट है, इसके अंदर लिखा है छोटा आयन सामान्यतः अपने नियमित स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, और यह आपका AgCl जो है वो एग्जाम्पल है, और ये लिखा है AgBr, दोनों इफेक्ट जो है वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बफर के रूप में कार्य नहीं करता, तो बफर के लिए अपन ने क्या कहा था कि बफर जो है वो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होगा, ठीक है ना, और वीक बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट जो है वो होगा, ठीक है ना। तो देखो ये HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो ये बफर के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको कहा है कौन सा बफर है, CH3 देखो NaOH स्ट्रॉन्ग आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो कल भी था, तो एग्जामिनर ने कोशिश ये करी है कि नॉर्मलाइजेशन मिनिमम टू मिनिमम रहे, ठीक है ना। कल भी ऐसा क्वेश्चन था कौन सा बफर है कौन सा नहीं है, और आज भी जो है वो आपके पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं।
निम्न में से कौन सा समतल्य है, स्क्वायर अपन यहाँ पर कहते हैं XCF4 है, ठीक है ना। ये भी एक तरह से अपन यहाँ पर कहते हैं कि बहुत हाइट ले ली इन्होंने, क्योंकि ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि पी ब्लॉक है तो वो ये चाहते हैं कि भैया जो उन्होंने बुरी कोशिश करी है कि जो है ना कि आउट ऑफ सिलेबस दे के या फिर ऐसा चीज ग्रे एरिया जिसके अंदर कि भाई सिलेबस में भी हो और बच्चा इतना पढ़े ही नहीं, ठीक है ना, तो भी जो है तो कट ऑफ नीचे लेके आ सकती है। लेकिन तू डाल में पात, मुझे भी ये पता है कि तुम आप ये पूछ सकते हैं, तो मैंने भी ये क्वेश्चन जो है वो आपको करा रखा है। XCF4 आंसर है, देखिए आपका प्रैक्टिस सेट का 214 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर ये XCF4 लिख रखा है और यहाँ कहा रखा है स्क्वायर प्लेनर जो है वो इसकी क्या है, सेफ है। यहाँ पर इसकी विकृत अष्टफलकीय जो है वो दे रखी है, इसकी लीनियर है, ठीक है ना, इसकी पायरामिडल है, शेप भी मैंने आपको करवा रखा है, यूट्यूब पर आपका सेशन पढ़ा भी, आप देख भी सकते हैं। ग्लास घुलनशील है, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। ये वैसे जनरल साइंस का क्वेश्चन है, HF के अंदर होता है, ठीक है ना, H2SiF6 जो है वो बनता है, ठीक है ना। हालांकि जनरल साइंस का एक बहुत फेमस सवाल है ये कि क्या ग्लास कांच जो है वो किसमें घुलनशील है, लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। एडमिट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, P नॉट और P क्रमशः विलायक और उसके विलयन N1 N2 विलायक मोल प्रभाव है तब। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू X सॉल्यूट, है ना। अब इन्होंने क्या कहा कि साहब PO को तो इन्होंने P नॉट मान लिया और यहाँ पर इसको क्या मान लिया P, यहाँ पर आपका P नॉट हो जाएगा और विलय के जो है वो आपको क्या मान लिया, N2 जो है वो मान लिया। अब ऐसा कोई रिलेशनशिप जो है वो आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पर PO माइनस P इज इक्वल टू P नॉट N2 जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करो क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो P नॉट को एक तरफ लेके जाओ तो P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट N2 जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर P नॉट आप कॉमन लोगे तो 1 माइनस N2 होगा और 1 माइनस N2 आप जानते हो कि XA प्लस XB जो है उन दोनों का योग 1 होता है। तो यहाँ पर आप N1 जो है वो लिख सकते हो, तो P इज इक्वल टू P नॉट N1 जो है वो आपका पास B आंसर जो है वो होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर राउल्ट के नियम के अंदर ऐसा क्वेश्चन जो है वो करवाया था कि इस तरह का जो है वो कौन कैसे जो है वो चेंज करके जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो समावयवी को व्यक्त करता है, एकल यौगिक होता है। बिल्कुल, मैंने आपको वहां पे कहा था कि इसकी मिरर इमेज नहीं पाई जाती, अगर आपको दे भी दे तो आपको आइडेंटिकल मानना है। मिजो फॉर्म प्रकाशिक निष्क्रिय होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या बाह्य प्रतिकार होता है, नहीं साहब, आंतरिक प्रतिकार जो है वो होता है। प्रकाशिक सक्रिय में विभाजित किया जा सकता है, नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल ही एक है, डी और एल को कर सकते हैं। असम्मित होते हैं, भाई साहब अगर कायरल होता, ठीक है ना, तो वो प्रकाशिक सक्रिय हो जाता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ए आंसर होगा। आपको यहाँ पर लिखा रखा है, ठीक है ना, ये मीजो यौगिक एरिथ्रो के एक्सट्रीम कंडीशन है कि रेल पर लगे हुए दोनों ग्रुप से प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई गई है तो वो कौन से होंगे, कायरल जो है वो नहीं होंगे, प्रकाशिक अक्रिय होंगे, आंतरिक प्रतिकार के कारण होता है, ठीक है ना। ये सारी अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े हैं तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं। फिर उसके बाद ये भी लिखा है कि मीजो का दर्पण प्रतिबिंब एक्सपेरिमेंट प्रायोगिक रूप से नहीं पाया जाता था, कोई कंपाउंड मीजो है और उसकी मिरर इमेज एक ही मानी जाएगी तथा वो आइडेंटिकल मानी जाएगी, ये ध्यान रखना है, बिकॉज मिरर तो कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिकल होंगे, दर्पण ना कि दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 का इसके अंदर क्या होगा, तो ओजोनोलाइसिस है आपके पास और इसका जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये CH, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और यहाँ पर इस तरह से, फिर आपके पास HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O ये बनेगा, ठीक है ना। ग्लाइऑक्जल बोलते हैं, आपको यहाँ पर ये करा रखा है, ये ओजोनोलाइसिस, ये एल्काइन है आपकी और ये O3 के साथ रिएक्शन कराई, H2 डाई कीटोन जो है वो आपका बनता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो आपको करा रखी है। ये भी मैंने आपको नहीं कराया, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, ये एक तरह से इन्होंने फिजिक्स जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं डाल दी, केमिस्ट्री के अंदर क्या डाल दी, फिजिक्स, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि T वायु का बुलबुला है, पृष्ठ तनाव है, ठीक है ना, तो बुलबुले का D से 2D करने तो कार्य की गणना, तो ये कार्य जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि देखो दो सरफेस होती है साबुन की T और अपन यहाँ पर कहते हैं डेल्टा है, ठीक है ना। एरिया जो है वो आपका 4 पाई R स्क्वायर से होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, 4 पाई
R2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर। अब देखो 4 पाई यहाँ पर ये क्या है, व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी d और इसकी त्रिज्या क्या होगी d/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है वो d का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पर d/2 का स्क्वायर जो है वो आपको कटना है, तो 4 पाई d स्क्वायर माइनस 4 पाई d स्क्वायर बाई 4। अब आप यहाँ पर 4 पाई d स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस अपन यहाँ पर कहते हैं 1/4 होगा, तो यहाँ पर आपके पास 3/4 इंटू 4 पाई d स्क्वायर होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 पाई d स्क्वायर जो है वो आपका क्या होगा, डेल्टा है। अब आपके पास दो सरफेस है तो 2 इंटू टी, डेल्टा है आपका कितना है 3 पाई d स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 6 पाई टी डी स्क्वायर जो है वो होगा, तो यहाँ पर डी आंसर होगा। ये मैंने आपको नहीं कराया है ना, नहीं करवाया है। तो ये अब ये क्वेश्चन है, अब ये आपके फिजिक्स के सिलेबस फिजिक्स में आता है ये, ठीक है। अब आगे से ध्यान रखेंगे कि भाई आप इस लेवल तक भी जा सकते हैं, तो आगे इसको भी चीजों को एड ऑन करेंगे और पूरी की पूरी फिजिक्स भी जो है वो इसके अंदर पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ये सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को जिसने कोई मैथ्स बैकग्राउंड का होगा उसका तो ठीक हो सकता है, अगर उसकी फिजिक्स का है तो अच्छा है, बाकी जो है वो नहीं कर सकता। इनऑर्गेनिक बेंजीन कौन सी है, बोरेजीन को बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको देखो यहाँ पर लिख रखा है इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3S6 बोराजीन, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक जैसी होती है और ये स्ट्रक्चर भी आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो आपके पास ये है। नेक्स्ट है 88, एक आदर्श गैस को 300 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो T1 आपका कितना है 300 केल्विन, ठीक है ना। उसके अंतिम ताप T2 बराबर कितना है 600 केल्विन। अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का दोगुना है तो V1 1 और V2 आपका कितना हो गया 2, ठीक है ना। अंतिम दाब P2 जो है वो क्या होगा, कितना गुना होगा, तो P1 1, तो आपको ऐसा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 आपको करा रखा है। P1 1 मान लिया, ये 1 मान लिया, ये 300 हो गया, और ये वाला जो है अगर आपको पता हो तो इसका ये क्वेश्चन जो है वो आपके टेस्ट पेपर में भी आ रखा है, और शायद मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट में भी आपके पास जो है वो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो P2 है आपका, ये कैलकुलेट करना है, V2 आपका 2 है और ये 600 है, तो ये 300 कट गया और ये 300, तो P2 बराबर 1, तो आपके पास समान रहेगा। ऐसे न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया है P1 V1 T1 वाले जो है ये वाले, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर कहते हैं बॉयल का नियम जो है इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बॉयल का नियम मैंने आपको P इज इक्वल टू K अपॉन V जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बताया था। अब आप फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन तो पढ़ते हैं ही है, ठीक है ना। तो dp बाई dv और यहाँ पर ये t के आपका हो जाएगा कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा d बाई dv ऑफ 1 अपॉन v, ठीक है ना। अब आपके पास ये d बाई dv, ठीक है ना, ये v माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर ये जो -1 है, ठीक है ना, ये आपका आगे आ जाएगा इनटू यहाँ पर ये आपका -1 और -1 बराबर k डॉट -1 इंटू v -2 होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया -k v स्क्वायर v -2 जो है वो हो गया। अब देखो -k v स्क्वायर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इस v स्क्वायर v -2 को नीचे लेके जाओ तो यहाँ पर ये v2 हो जाएगा, तो -k v2, तो अपन यहाँ पर कहते हैं ये सिंपल डिफरेंशिएशन जो है वो आपको करना है, ठीक है ना। करवा रखा है आपको k बाई p का डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एसएस बॉन्ड नहीं पाया जाता, तो ये आपको मैंने करा रखा है H2H2O7 जिसको ओलियम बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। सदूम H2SO4 है, यहाँ पर H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये OH या हाइड्रोजन जाएंगे तो ये बन जाएगा आपको जो है वो P ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ओलियम की स्ट्रक्चर जो है H2H2O7 ओलियम सदूम H2SO4, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तब बनता है, तो यहाँ पर ये आपको जो है वो करा रखा है, ठीक है। और एक जनरल साइंस में क्वेश्चन है कौन सा ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन के परमाणु त्रिज्या, तो इधर से इधर जाते हैं तो साइज जो है वो अपन याद घटती जाती है क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा आपकी किसकी होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा किस में है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन
तो अपन यहाँ पर ही कहते हैं ये आंसर है। इसका भी आपको जो है वो यहाँ पर करा रखा है कि इधर से इधर जाएंगे तो साइज कम होगी, बिकॉज जेड इफेक्टिव जो है वो आपका जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जो है ये पेपर सॉल्यूशन होता है। जल्दी आपको जो है वो कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे कि कितनी रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे रुझान जो है वो देखने पड़ते हैं। और वैसे भी आज तो जो है वो नेट बंद था, ठीक है ना, तो हमारा तो चल रहा है, लेकिन आपके पास ये वीडियो जो है वो एक दिन बाद पहुंचेगा, ठीक है ना। जब भी आपके पास नेट जो है स्थितियां सामान्य होगी तब आएगा, उस समय रुझान देख के आपको जो है वो बताया जाएगा। और साइकोलॉजी के क्वेश्चन क्यों नहीं आए उसके बारे में भी आपको जो है वो बताया जाएगा कि क्यों नहीं आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका भी रीजन हम ही है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के बैचेज यहाँ चल रहे हैं केमिस्ट्री के, अगर आप या आपके कोई जानकार जो है वो फर्स्ट ग्रेड के बैच के अंदर लेना चाहते हैं एडमिशन, तो वो ले सकते हैं। सेकंड ग्रेड के बैचेज भी चल रहे हैं, उसको भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जी नमस्कार, आपका जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है 91, पोन एंड मेडुला आर द पार्ट ऑफ। पोन्स एंड मेडुला किसके भाग हैं? तो आप सभी को पता है ये आपके मस्तिष्क के भाग हैं, पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना क्या कहलाता है? तो लोहे पर से बनी हुई कोई भी वस्तु है, जब उस पर जंग लगेगा तो उस पर भौतिक और रासायनिक, क्या भौतिक और रासायनिक ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, और ये दोनों अभिक्रियाएं होने के कारण उसको बोलते हैं हम क्या? कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? कोरोजन। तो संक्षारण है, और यह एक भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार का परिवर्तन है, यानी कोरोजन एंड इट्स आ फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल चेंजेस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। अगला प्रश्न आपका, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गई सूची में से ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थों के नाम दिए गए हैं, उपरोक्त में से कितने बहिस्त्रावी ग्रंथि से स्त्रावित पदार्थ हैं? बहिस्त्रावी दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक होती है आपकी अंतःस्त्रावी, क्या होती है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है, एक होती है आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो बहिस्त्रावी ग्रंथि के ऊपर अगर आधारित बात करें तो देखिए, इंसुलिन अंतःस्त्रावी का है, ग्लूकागॉन जो है ये अंतःस्त्रावी का है, और कैल्सीटोनिन ये अंतःस्त्रावी का है। तो बहिस्त्रावी के कितने हो गए? थूक यानी कि लार, कानमोम क्या हो गया? ईयर वैक्स हो गया आपका। ये दूध मेमोरल जो ग्लैंड होती है उसके कारण होता है, और पसीना जो है वो आपकी स्वेट ग्लैंड जो है उससे आती है। ये चारों ही आपकी क्या है? बहिस्त्रावी हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4। आंसर इसका क्या होगा? 4। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, विच आइसोटॉप इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो सर ने आपको बहुत बार करवाया भी है। तो इसका राइट आंसर है आपका यूरेनियम 238, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन द ह्यूमन आई। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। इसी प्रकार से वह कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है जो एच के आकार की होती है तथा ग्रीवा के समीप उपस्थित होती है, गर्दन के पास? तो कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि होगी। कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला यानी बात किसकी कर रहे हैं? फूड चेन की बात कर रहे हैं। किसकी? फूड चेन की। जो आपका इकोसिस्टम है उसमें फूड चेन एक पार्ट है। फूड चेन में देखिए, मछली बकरी को खाएगी, बकरी शेर, बकरी को कौन खाएगा? शेर। तो बकरी मछली नहीं खाती है, तो ये गलत हो गया आपका। फल बीज फल को थोड़ी खाता है, और फिर पुष्प, ये भी गलत है आपका। घास बकरी घास खाती है, बिल्कुल सही बात है। बकरी को मानव खाता है क्या? खा सकता है, बिल्कुल। तो ये राइट आंसर है आपका, लग रहा है कि ये राइट आंसर है। अगला देखिए, बांस, हाथी बांस को खा सकता है लेकिन हिरन हाथी को नहीं खा सकता, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न देखिए आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन डी यूरेनियम ही आपका प्रयुक्त होता है।
धन्यवाद।